Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So friends, आज का हमारा वीडियो संविधान से रिलेटेड है। संविधान में बात करी जाए तो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 2 मौलिक अधिकार। इंग्लिश में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हमने पहला वीडियो प्रोवाइड कराया जिसमें मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितना सारा बैकग्राउंड था वो मैंने बताया। उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो हमारा ना देखा हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके सारे वीडियो एक लाइन से देख सकते हैं। सो आज का वीडियो हमारा मौलिक अधिकार के जो 6 प्रेजेंट टाइम पे मौलिक अधिकार दे रखे उनमें से सबसे पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मौलिक अधिकार को रिवाइज कर लेते हैं। टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार। पहला कौन सा? तो पहला है समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथे की बात करी जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवें की बात करी जाए तो पांचवा कौन सा है? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। कौन सा है? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और छठे और अंतिम की बात करी जाए तो छठा कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सो इन 6 मौलिक अधिकारों में आज हम पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार जिसके बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो यदि फ्रेंड्स आप नोट्स बना रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखें। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको क्लास में ही तैयार हो जाएगा। क्लास का सारा कंटेंट क्लास में ही तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो पहला अधिकार है उसका नाम क्या है? समानता का अधिकार। क्या नाम है? समानता का अधिकार। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच है? तो 14 से 18। कहाँ से कहाँ? 14 से 18। मतलब हमें टोटल कितने अनुच्छेद पढ़ने हैं? यहाँ पे 5 अनुच्छेद पढ़ने हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 14 में 2 बातें कही गई। कौन कौन सी बातें और क्यों कही गई हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो पहला रूल अनुच्छेद 14 का वो है विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब क्या है? तो विधि का मतलब है कानून। ठीक है, विधि का मतलब क्या है? कानून। यानी कि कानून की नज़रों में सभी क्या है? एक समान है। ये विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या हुआ? कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून की नज़रों में सभी क्या है? एक समान है। आपने देखा होगा ना, आंखों में पट्टी लगा रखा होता है कानून अपना, है ना? उसकी नज़र में क्या है? सभी एक समान है। उससे कोई मतलब नहीं है कि आप राष्ट्रपति हो, आप पीएम हो, आप सीएम हो, आप चपरासी हो, आप ऊंची जाति को, आप किस कास्ट से रिलेटेड हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने गलती करी है तो आपको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। और कोर्ट में क्या है? कोर्ट में वही है कि यदि आपने किसी चीज़ को साबित कर दिया तो वही सही है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, है ना? तो वहाँ सही गलत से कोई मतलब नहीं। वहाँ सिर्फ क्या है कि वहाँ अगर आपने साबित कर दिया तो वही सही है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। सो जो हमारा पहला रूल है वो क्या है? विधि के समक्ष समानता। और ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में यही रूल फॉलो होता है, सभी के लिए एक जैसा कानून है। ठीक है, आगे बात करें कि इस कानून जो ये पहला रूल है उसको दिया किसने था? एवी डेसी ने दिया था। किसने दिया था? एवी डेसी ने। ये थोड़ा डीप है लेकिन आप इसे तैयार कर लें। ठीक है, इस एग्ज़ाम के अलावा अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक यूपीएससी। सो जो पहला रूल है वो क्या है? विधि के समक्ष समानता। कानून की नज़र में सभी एक समान है। ये कहाँ से लाया गया? ये लाया गया ब्रिटेन से। किसने दिया? एवी डेसी ने दिया। अब समझते हैं दूसरा रूल क्यों लाया गया। देखिए फ्रेंड्स, पहला रूल क्या कहता है? कानून की नज़र में सभी एक जैसे हैं। तो आप बताइए
कोई छोटा बच्चा है और कोई 20 साल से अबव बच्चा है, ठीक है, कोई 20 साल से अबव लड़का है, तो दोनों पे क्या एक जैसा कानून लगाएंगे? थोड़ा यहाँ पे ये सही नहीं है ना। अगर एक समाज को बेहतर समाज बनाना है तो ये यहाँ पे थोड़ा डिसबैलेंस क्रिएट कर देगा, है ना। ये डिसबैलेंस ना क्रिएट हो, इस चीज़ को ध्यान में रखकर दूसरा रूल लाया गया। दूसरा रूल क्या है? विधि का समान संरक्षण। क्या है? विधि का समान संरक्षण। और ये कहाँ से लाया गया? तो ये लाया गया है USA से, यानी अमेरिका से लाया गया। अब इसके अंतर्गत क्या है? तो इसके अंतर्गत है कि यदि आपने गलती करी है, आप छोटे हो चाहे बड़े हो, यदि आपने गलती करी है तो आपको सज़ा मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के तौर पे आपको अलग देखा जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन के थ्रू आपको थोड़ा अलग देखा जाएगा। मतलब यदि आप छोटे हैं तो आपको उस हिसाब से कानून मिलेगा, कानून जो रूल रेगुलेशन है वो लगाए जाएंगे। अगर आप बड़े हैं तो उसके हिसाब से आपके ऊपर कानून लगेगा, ठीक है। सो ये है दूसरा रूल, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, ये जो विधि के समक्ष समानता और ये विधि का समान संरक्षण, ये दोनों रूल राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लगते ही नहीं हैं। क्यों नहीं लगते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति है ना, उसको अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अब ये क्या है अभी बताते हैं। और जो राज्यपाल है उसको 161 के तहत यानी 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। हालांकि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं दोनों की क्षमादान शक्तियों में थोड़ा अंतर है। वो अंतर ये है कि जो राष्ट्रपति है वो सिविल हो चाहे सेना, दोनों के मामले से रिलेटेड इनको क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति यहाँ तक मृत्यु दंड माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल की बात करी जाए तो राज्यपाल को सिर्फ सिविल के मामलों से रिलेटेड ही क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है। राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकता। सो ये अंतर था राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान शक्तियों से रिलेटेड। अब बात हम कर रहे थे कि ये रूल उन पे लागू नहीं होता है। अब लागू क्यों नहीं होता है? देखिए, मैंने बताया कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्या है कि क्षमादान की शक्ति प्राप्त है ना। और मान लीजिए कोर्ट ने राष्ट्रपति जो हैं उनको 10 साल की सज़ा सुनाई, किसी भी कारणवश मान लीजिए ऐसा 10 साल की सज़ा सुनाई, तो राष्ट्रपति को तो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। दूसरे दिन ही राष्ट्रपति लिखेंगे कि मैं अपनी सारी सज़ाओं को माफ़ करता हूँ, ले काम ख़त्म। तो इससे क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो हमारे संविधान निर्माता थे वो सोचने लगे कि इनके ऊपर कोई भी मुकदमा ही नहीं चलाया जा सकता। ऐसे देखा जाए तो ये लोग अपनी अपनी शक्तियों को माफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अंतर क्रिएट हो गया। अंतर करना ठीक है, लेकिन जब कुछ ज़्यादा ही हो गया तो ये चीज़ तो ठीक नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अम्बेडकर में काफ़ी बहस हुई, ठीक है। काफ़ी बहस के बाद रिजल्ट क्या आया, वहाँ पे लिखा गया कि इन लोगों को तब तक कोई सज़ा नहीं सुनाई जाएगी जब तक कि ये अपने पद पर हैं, ठीक है। कोई सज़ा तो नहीं सुनाई जा सकती, लेकिन मतलब कुछ ना जुर्माना वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे क्या लिखा गया कि इनको तब तक कोई सज़ा नहीं सुनाई जाएगी जब तक ये अपने पद पर हैं, ठीक है। जिस दिन ये पद से बाहर हुए, कहने का मतलब पद समाप्त तो अधिकार भी समाप्त, तो उस दिन के बाद आप कभी भी इनको कोई भी सज़ा सुना सकते हैं अगर वैसा कोई कार्य हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए जो हमारा संविधान है कितना बेहतरीन ढंग से इसका निर्माण हुआ है कि राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ा गया। सबको स्वतंत्रता तो प्राप्त है, लेकिन कब तक? जब तक आप अपने पद पर हैं, ठीक है। आपको शक्तियाँ तो प्राप्त हैं, लेकिन कब तक? जब तक आप अपने पद पर हैं। जिस दिन आप अपने पद से बाहर हुए, बस आपके ऊपर सारे नियम कानून लागू हो जाएंगे। सो ये है हमारा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून की नज़र में आप एक हो, ठीक है। थोड़ा सा किसी पे सख्त कानून, जो दूसरा रूल है वो ये कहता है कि किसी पे थोड़ा सा सख्त कानून और किसी पर थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन सज़ा सबको मिलेगी यदि आपने कोई वैसा कार्य किया है। सो ये था पहला। दूसरा क्या है अनुच्छेद? दूसरा अनुच्छेद है उसमें ये बोला गया है कि 5 आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी सरकार हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो।
वो 5 आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। वो 5 आधार कौन कौन से हैं? पहला आधार है धर्म। धर्म समझ रहे होंगे आप, हिंदू मुस्लिम डॉट डॉट जो भी धर्म है, इसके आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरा है जाति। इसको तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि जाति के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। तीसरा है वंश। अब वंश की बात करी जाए तो देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत के होकर भी किसका सपोर्ट कर रहे थे? तो अंग्रेज़ों का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आप बताइए, बाद में वो लोग हमारे ही कानून को अपना लिए, लेकिन आप बताइए, आपने हिस्ट्री पढ़ी मान लीजिए, आपको पता चल गया कि इस वंश के लोग अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे उस टाइम, तो क्या आप उनके साथ भेदभाव करेंगे? उनसे लड़ाई करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान कहता है किसी के साथ वंश के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। आगे बात करें जाए तो आगे है लिंग। लिंग मतलब मेल एंड फीमेल, लड़का या लड़की के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। देखा जाए तो आज भी हमारा जो हमारे जो समाज है ना, वो क्या है? पुरुष प्रधान है ना। लेकिन संविधान क्या कहता है? आप तब तक कोई भी भेदभाव कर सकते हैं जब तक कानून की नज़र में नहीं आते। जिस दिन आप कानून की नज़र में आ गए, इन 5 के आधार पे भेदभाव करते हुए, तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है जन्म स्थान के आधार पे। अब आप किसी को किसी के जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे महाराष्ट्र वगैरह में है बहुत, यूपी बिहार डॉट डॉट ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते आप। हमारा संविधान कहता है कि आप इन आधार पर, इन 5 आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहीं पर आ जाती है आरक्षण की बात। तो संविधान कहता है कि जो आरक्षण है वो एक प्रकार का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? तो संविधान के अनुसार यदि आप किसी की भलाई के लिए भेदभाव करते हैं तो वो नकारात्मक भेदभाव नहीं होगा, वो क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी सकारात्मक भेदभाव है। ठीक है, तो अब ये सकारात्मक कैसे हुआ? देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा समाज है उसमें कई वर्ग के लोग रहते हैं, यानी कि विभिन्नताएं कई हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की वैरायटी रहती हैं। तो मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? हमारा समाज है, इसमें विभिन्न प्रकार की वैरायटी है। एक देखो ज़्यादा ऊपर हो गया, एक नीचे रह गया, एक ज़्यादा ऊपर, एक ये नीचे रह गया। तो जो आरक्षण है वो ये कहता है कि जो ऊपर उठ गया है ना, जो आगे बढ़ गया, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक रहा। आप ठीक है, बढ़ो, खूब बढ़ो आगे, लेकिन जो नीचे रह गए, जो पीछे पिछड़ गए, उनको भी थोड़ा सा पुश बैक करके बराबर ले आओ, ताकि समाज में ऊंच नीच की भावना रहे। ठीक है, एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। तो इस प्रकार जो ये आरक्षण है, ये क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ठीक है, ये निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसीलिए इसको हटाया नहीं गया। अब जो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अगर हम आरक्षण की बात करें तो कुछ लोगों के दिमाग में आता होगा कि यहाँ पे 2 पहलू हो जाते हैं ना, कि जिसको मिल रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको नहीं मिल रहा है उसको लगता है कि नहीं, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये क्या है कि अगर जाति है तो आरक्षण है ना। अगर आपसे ये कहा गया कि जाति को बाहर करो, ठीक है, जाति को ही हटा दो। अगर आरक्षण ख़त्म करना है तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है? जाति ख़त्म करो। और जाति कोई ख़त्म नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसी से वो सर्वश्रेष्ठ हैं, हो कुछ भी ना, लेकिन जाति से ही सर्वश्रेष्ठ है। सो अगर आरक्षण ख़त्म करना है तो जाति खत्म करनी होगी, और जब तक जाति रहेगी आरक्षण भी रहेगा। सो आप समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ। ठीक है, सकारात्मक भेदभाव क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि हमारे समाज में कई सारी वैरायटी रहती है, और ये जो वैरायटी है ना, विभिन्न प्रकार के जो वर्ग हैं ना, वो जो पीछे छूट गए हैं, वो जो आगे समाज उठ गया है, जो वर्ग आगे उठ गया है, उसको आगे उठने से नहीं रोकता है ये आरक्षण। ये कहता है जो पीछे छूट गया है वो भी इसके बराबर आ जाए, ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। सो ये एक प्रकार का क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। और मैं आपको बता दूं, आपने आरक्षण ना इतना बेकार है। अगर आरक्षण की बात करी जाए ना, तो निगेटिव की बात करी जाए तो आपने मूला कर्म कानून सुना होगा। ठीक है, मूला कर्म कानून केरल से संबंधित है, और इस कानून के तहत था क्या? तो इस कानून में क्या था? जो स्त्रियां होती थी, दलित स्त्रियां होती थी ना, उनको अपना स्तन ढकने नहीं दिया जाता था, उनको स्तन खुला रखना होता था। और हद तो तब हो गई कि स्तन के आधार पर टैक्स लगाया जाता था। जिसका छोटा था तो छोटे के आधार पर कम देना होता था टैक्स, और जिसका बड़ा था तो उसे बड़ा
मतलब कि ज़्यादा टैक्स देना होता था। तो इतना घटिया ये कानून था, ठीक है। और देखा जाए ना, जो मोर होता है ना बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जब वो अपने पैरों को देखता है ना तो उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। सेम मोर के पैरों के समान ही हमारे देश में कुछ ऐसे कानून थे जो कि बहुत ही बेकार थे। जैसे सती प्रथा हो गया, छुआछूत हो गया, ये मूलाकर्म कानून हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति थी। और ये एक प्रकार का क्या था, एक प्रकार का निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। और आरक्षण क्या है, निगेटिव ना होकर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। सो जिसको लग रहा हो कि आरक्षण एक प्रकार का भेदभाव करने वाला डिस्क्रिमिनेशन है, लोग इसको निगेटिव वे में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये निगेटिव नहीं है। अगर निगेटिव होता तो ये कब का ख़त्म कर दिया गया होता। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अगर कोई चीज़ गलत है प्रेजेंट टाइम पे, हमारे मौलिक अधिकारों को डिस्टर्ब कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या फिर हनन कर रही है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अगर ये गलत होता तो कब का समाप्त कर दिया गया होता। समझ पा रहे हैं आप। सो ये क्या है, एक प्रकार का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 में क्या है कि आप जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और बात करी जाए आरक्षण की, तो आरक्षण एक प्रकार का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 16 में कहा गया कि लोक नियोजन में समानता। अब लोक नियोजन का मतलब क्या है, लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नौकरियां, जो सरकारी नौकरियां है ना उसमें क्या है, समानता, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आरक्षण की बात आ जाती है। तो बात वही है कि आरक्षण एक प्रकार का क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये हमारा संविधान कहता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। ये हमारा संविधान कहता है कि ये जो पिछड़े वर्ग हैं उनको एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए पीछे रह गया, जो भी वर्ग रह गया है उसको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। सो जो लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में समानता है वो कितने प्रकार से, तो 3 प्रकार से। कौन कौन से उसमें दी जाती है, जाति के आधार पे यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है ना, समानता तो है ही, साथ में यहाँ आरक्षण दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। अब 3 आधार कौन कौन से हैं, जाति के आधार पर दिया जाता है। आप इस चीज़ को बहुत ही बेहतर समझ रहे होंगे कि जो जनरल में है और जो बैकवर्ड में, दोनों के कट ऑफ में डिफरेंस होता है। उसका कारण क्या, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आगे बात करें जाए लिंग के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। लिंग के आधार पर छूट दी जाती है। तो लिंग के आधार पे मेल एंड फीमेल में, लड़की और लड़का की मेरिट में भी डिफरेंस होता है, तो आप समझ सकते हैं इसको। आगे जन्म स्थान के आधार पर भी दिया जाता है, इसको भी आप बेहतर समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जो असम वगैरह है ना, पूर्वोत्तर के राज्य, वहाँ क्या वो ज़्यादा डेवलप वगैरह नहीं है, तो वहाँ के लोग अगर सेना वगैरह में जाते हैं, उनकी हाइट कम भी होती है ना, तो उनको ले लिया जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 16 है वो क्या कहता है, सरकारी नौकरियों में समानता, लोक नियोजन में समानता। और समानता तो दी जाती है, ऐसा तो नहीं कोई भी जॉब निकले तो सिर्फ जनरल के लिए या बैकवर्ड के लिए, सभी को दी जाती है, सभी के लिए होती है। बस वहाँ पे क्या होता है, आरक्षण होता है। आरक्षण क्यों है, आप समझ गए होंगे कि आरक्षण एक प्रकार का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। सकारात्मक भेदभाव है, किसी बेहतर समाज को निर्माण करने के लिए, यानी बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए ये किया जाता है। आगे है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। ये कहता है कि आप किसी को उसके जाति या धर्म के आधार पे अछूत नहीं कह सकते, ठीक है। आप ऐसे कुछ भी करें, लेकिन अगर आप कानून की नज़र में आए ये सब करते हुए, तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये बता दो, ये चीज़ ना अब देखा जाए काफ़ी हद तक ये चीज़ काफ़ी बदल चुकी है ना। अगर शहरों में देखा जाए तो बहुत ही कम है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में ये सारी चीज़ें हैं। और ग्रामीण की बात क्या, कुछ लोग शहरों में भी हैं, गाँव में भी हैं, जो अभी भी इस चीज़ को मानते हैं। और उनके लिए क्या है कि वो पढ़े लिखे होकर भी क्या है, एक प्रकार के तुच्छ बुद्धि के इंसान है देखा जाए तो। यानी कि किताबों के ज्ञान का भंडार होने के बावजूद भी, ऐसे लोग ना किताबों के ज्ञान का भंडार होने के बावजूद भी दिमाग से क्या है, खाली है ना। इसी वजह तो इस चीज़ को ये फॉलो करते हैं, छुआछूत मानते हैं। वरना देखा जाए कि बेहतर इंसान बनो, छुआछूत क्या है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, छुआछूत की भावना का अंत हो। आगे बात करते हैं, नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं ना इसको, कि किसी भी इंसान को उसके जातीय धर्म के आधार पर अछूत नहीं
कह सकते। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, है ना। अब ये क्या है? तो आपने सुना होगा कि जो पहले के राजा वगैरह थे वो कौन कौन से उपाधि रख लेते थे अपने आप को, जब भी जीत वीत के आते थे तो उपाधि रखते थे। महाराजा, महाराजाधिराज, काजी, सुल्तान, ये सारे क्या करते थे? उपाधियाँ रख लेते थे। तो ये क्या करती थी? एक इंसान को दूसरे इंसान से श्रेष्ठ बतलाती थी ना। तो ये ऐसा ये डिसबैलेंस ना हो समाज में, इससे ना उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया? इसका अंत कर दिया गया। और अब आप कोई भी सरनेम नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, ठीक है। सो इसमें दो चीज़ें बताई गई जिनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला क्या है? नेशनल अवार्ड। आप नेशनल अवार्ड ले सकते हैं, जैसे भारत रत्न वगैरह है ना, पद्म श्री हो गया, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, लेकिन इनका आप सरनेम के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हमें पद्म श्री मिला, ठीक है, या भारत रत्न मिला, तो मैं अपने नाम के आगे ये नहीं लगा सकती हूँ कि भारत रत्न पूनम, ठीक है। ये गलत है, ये इस रूल के खिलाफ है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमसे वो अवार्ड छीन लिया जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि हमें भारत रत्न मिला है, ठीक है। सो जो पहला इसमें रूल जिस चीज़ की छूट दी गई है वो ये है कि आप नेशनल अवार्ड ले सकते हैं, लेकिन उसे सरनेम के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, सरनेम नहीं लगा सकते। आगे बात करें, दूसरी चीज़ है एजुकेशनल चीज़, रैंक वगैरह, इनका यूज़ आप कर सकते हैं सरनेम के रूप में। जैसे एजुकेशनल में बात करी जाए तो एजुकेशनल में बात करी जाए जैसे डॉक्टर हो गया, है ना, डॉक्टर डॉट डॉट, जैसे मैं लगाऊँ डॉक्टर पूनम, है ना, प्रोफेसर पूनम, तो ये लोग लगाते भी हैं, तो ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये किसी भी इंसान को किसी इंसान से श्रेष्ठ नहीं बतलाती हैं, ये क्या करती हैं? उस इंसान के ज्ञान को दर्शाती हैं, वो इंसान इस क्षेत्र से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है। तो इसलिए आप इसका यूज कर सकते हैं। आगे इसी तरह रैंक है, रैंक जैसे आपने सेना वगैरह है ना उसमें है, और पुलिस वगैरह में आपने देखा होगा इंस्पेक्टर है, ब्रिगेडियर है, ये सारे नाम यूज़ करते हैं लोग, ब्रिगेडियर डॉट डॉट डॉट, है ना, इंस्पेक्टर डॉट डॉट, जो भी नाम है, तो ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? किसी इंसान को किसी से श्रेष्ठ नहीं बतलाती, ठीक है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि का समान संरक्षण, ये दो रूल हैं यहाँ पे, ठीक है। सो कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है, तो आपको समझ में आ गया हो, दोनों ये 80% फॉलो होता है और ये 20% हमारे यहाँ फॉलो होता है। ये ज़्यादा रीजनेबल, आप समझ सकते हैं कि सभी पर एक जैसा कानून नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। सो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता जो है वो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। किसने दिया? एवी डेसी ने दिया। दूसरा है विधि का समान संरक्षण, ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। दूसरा हमारा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान, लिंग, इनके आधार पे किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। और यहीं पे आती है आरक्षण की बात। तो संविधान कहता है कि अगर आप किसी के साथ किसी की भलाई के लिए अगर भेदभाव करते हैं तो वो क्या है? एक प्रकार का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, और आरक्षण इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद जो 16 है। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? लोक नियोजन में समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में समानता। और यहाँ फिर आरक्षण की बात आ जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि आरक्षण क्या है? एक प्रकार का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है, आरक्षण प्रदान किया जाता है। और सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3 प्रकार से दिया जाता है, जाति के आधार पर दिया जाता है, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। आगे बात करें अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। किसी भी इंसान के साथ आप उसके धर्म या जाति के आधार पर उसको अछूत नहीं कह सकते। आगे बात करें अनुच्छेद 18 में, तो अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, यानी कि आप अपने नाम के आगे कोई भी सरनेम नहीं लगा सकते। बस 2 चीज़ों की छूट है, वो है नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड आप ले सकते हैं, लेकिन उसका यूज़ सरनेम के रूप में नहीं कर सकते। आगे बात करें जो एजुकेशनल चीज़ें हो गई, रैंक वगैरह हो गई, इनको आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज का वीडियो संविधान के पहले मौलिक अधिकार से रिलेटेड। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, बहुत सारा कमेंट करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे इस छोटे से प्रयास को और भी बेहतर बनाने में सपोर्ट करें फ्रेंड्स, ठीक है। सो
अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताइए। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। ठीक है, सो कैसा लगा ज़रूर बताइए। और आज का वीडियो यहीं पर, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।